हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 4 ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 15 में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंतर्गत जितना भी आपके सिलेबस में, जीआईसी के सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं, उसमें से सिर्फ दो टॉपिक, न्यूटन्स रिंग और माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये दो टॉपिक आज के लेक्चर में हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सारे टॉपिक को आज ही कवर करेंगे, सारे फार्मूले डिस्कस करेंगे इसके। और नेक्स्ट जो दो टॉपिक आपके बच गए वो और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर है आपका इंटरफेरेंस पार्ट 1 और अगले लेक्चर पार्ट 2 में हम न्यूमेरिकल और बचे हुए टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसको आप सबसे पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरेंस की डिफिनीशन और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फार्मूला। उसके बाद देखेंगे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की क्या कंडीशंस होती हैं और मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न पाने के लिए या कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। और उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट, फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं उनको देखेंगे। फिर एक है फ्रेस्नल या फ्रेनल बाइप्रिज्म और थिन फिल्म से जो इंटरफेरेंस मिलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतने टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ये यूनिट 4 है ऑप्टिक्स आपके जीआईसी के सिलेबस का। और इसके पहले के जो 3 यूनिट्स हैं, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, ये तीनों यूनिट हम पढ़ा चुके हैं। तीनों का सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए और वहां पर जाकर के आप उन सभी लेक्चर्स को एकदम सीक्वेंस में अपलोडेड हैं, सारे लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो क्योंकि लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बहुत सारे फार्मूले इसके अंतर्गत आने वाले हैं, इसलिए बहुत जल्दी से इसको टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप इसकी डिफिनीशन जानते होंगे, बट थोड़ा स्टैंडर्ड डिफिनीशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब यही है कि जब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव किसी एक मीडियम में आगे बढ़ती हैं और आगे जाकर के एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं, तो उनके सुपर पोजिशन से जो रिजल्टेंट वेव मिलता है, उस रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कहीं कहीं पर दोनों की इंटेंसिटी से ज़्यादा होता है और कहीं कहीं पर दोनों की इंटेंसिटी से कम होता है। इसी फेनोमेनन को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी अगर मान लीजिए कि ये दो वेव हैं, ये एक वेव है I1 इंटेंसिटी की, एक दूसरी वेव है I2 इंटेंसिटी की। ये दोनों वेव ऐसे आगे बढ़ रही हैं और यहाँ पर एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर ये वेव इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पर यहाँ पर जाके सुपर इम्पोज हो रही। तो मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो जब ये दोनों वेव एक दूसरे से जाकर सुपर इम्पोज होती हैं तो इस स्क्रीन पर हमको क्या देखने को मिलता है कि कहीं कहीं पर रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी मिलती है वो इन दोनों की इंटेंसिटी से ज़्यादा है और कहीं कहीं पर इन दोनों की इंटेंसिटी से भी कम है। तो जहां पर दोनों की इंटेंसिटी से ज़्यादा इंटेंसिटी हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज। वहां जो हमको ब्राइट वाला एरिया मिलता है उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज। और जहां इंटेंसिटी मिनिमम होती है उसको हम कहते हैं डार्क फ्रिंज। उसके बाद फिर जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, फिर मिलता है डार्क, उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। इसी तरीके से ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क आपको इस पूरे स्क्रीन पर देखने को मिलता है। इस ब्राइट और डार्क के इस पूरे पैटर्न को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपको दिखाई देता है उसकी इंटेंसिटी के लिए आप एक रिजल्टेंट फार्मूला भी लिख सकते हैं, बट हम इसकी डिफिनीशन में यहां पर आपको बता दे रहे हैं कि फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, फेनोमेनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और किस वजह से ये हो रहा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कब हो रहा है? आफ्टर देयर सुपरपोजिशन, आफ्टर देयर सुपरपोजिशन। देखिए ये दोनों वेव जाकर के सुपर इम्पोज हो रही हैं और इनके सुपरपोजिशन से कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रहा है, ब्राइट मिल रहा है, कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम यानी डार्क मिल रहा है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी क्यों बोला गया?
क्योंकि जहां पर डार्क मिल रहा है वहां की एनर्जी यहां चली गई है, इसीलिए ये ब्राइट बन गया है। मतलब यूनिफॉर्म ब्राइटनेस नहीं है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन नहीं है कि लाइट हमने इधर से ये भी लाइट जलाया, ये भी लाइट हमने जलाया तो इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है हर जगह। कुछ जगहों की इंटेंसिटी या एनर्जी उठ करके दूसरी जगहों पर जाके उसी के ऊपर ऐड हो गई, तो जहां पर ऐड हो गई वो ज्यादा ब्राइट हो गया, उसको हमने ब्राइट फ्रिंज बोल दिया, और जहां से वो हटी थी वहां पर कुछ भी नहीं बचा, उसको हमने डार्क बोल दिया। इसीलिए आप कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड एक फेनोमेनन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए यहां पर अगर डार्क दिखने लगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि एनर्जी वहां जाकर के डिस्ट्रॉय हो गई, या कहीं पर इन दोनों से भी ज्यादा ब्राइट दिख रहा है तो क्या वहां पर इंटेंसिटी लाइट या एनर्जी क्रिएट हो गई? तो ना ही यहां पर एनर्जी क्रिएट हुआ है ब्राइट फ्रिंज पर, और ना ही डार्क फ्रिंज की पर इंटेंसिटी या एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई है। हुआ सिर्फ इतना ही है कि जो यूनिफॉर्म यहां पर सेपरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था इंटेंसिटी का, एनर्जी का, वो एक जगह से उठ करके दूसरी जगह पर जाके रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो जहां पर गई वहां पर ब्राइट हो गया, जहां से हटी वहां पर डार्क हो गया। इट मीन्स इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन अकॉर्डेंस विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो फिनोमेना होती है उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और यहां पर जो आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलता है उस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है। तो इंटेंसिटी से पहले हम एम्पलीट्यूड का फार्मूला आपको बता दें, क्योंकि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो मिलेगा, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला है A इज इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ठीक है, फार्मूला नोट करते रहिए आप। इसमें A1 और A2 क्या है, इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड है, और फाई क्या है, इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, फेज डिफरेंस। ठीक है, अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि ये इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, ये आता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। अब देखिए डेरिवेशन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे फार्मूले, और डेरिवेशन पर अगर जाएंगे तो कम से कम इंटरफेरेंस को पढ़ाने के लिए मुझे 5 लेक्चर लेने पड़ेंगे, 5 से 6 लेक्चर। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, और प्री के एग्जाम के लिए डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस हम टू द पॉइंट आपको फार्मूले डिस्कस कर रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएँ। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, यहाँ पर cos फाई, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है वहां पर ब्राइट दिख रहा है, जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम है वहां पर डार्क दिख रहा है। ठीक है, तो जब दो वेव सुपर इंपोज होती हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप इस फार्मूले से डिसाइड कर सकते हैं। यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों वेव की इंटेंसिटी क्या है और उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, तो फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो मान लेते हैं कि जिस टाइम ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई है ना, मान लीजिए कि जहां पर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है, जहां पर ये ब्राइट फ्रिंज बन रही है वहां पर चूंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई है वहां पर इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पर जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो जब सेम फ्रीक्वेंसी की दो वेव एक दूसरे से सुपर इंपोज होती हैं तो उनके सुपरपोजिशन से बनने वाले रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम होती है और कहीं पर मिनिमम होती है। जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है वहां पर होने वाले इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पर होने वाले इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों वेव के बीच का, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों वेव का। और अगर फेज डिफरेंस हम जान जाएंगे दोनों वेव का,
फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। और हम ये भी निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ब्राइट वाले फ्रिंज की मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, डार्क वाले फ्रिंज की मिनिमम इंटेंसिटी या मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो। ठीक है, और इंटेंसिटी का जनरल फार्मूला आपको पता है, तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos फाई। ये जनरल फार्मूला है, ये रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला है। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम जब होगा तो इसका मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और फार्मूले से दिख रहा है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम तब होगा जब cos फाई मैक्सिमम होगा, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि I विल बिकम मैक्सिमम, I मैक्सिमम बन जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि cos फाई +1 बन जाए। तो अगर ये cos फाई +1 बन जाएगा तो I जो है वो I मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये केस हो गया। तो cos फाई इक्वल टू 1 आने का मतलब कि फाई कितना होना चाहिए, तो cos फाई इक्वल टू 1 आने का मतलब फाई की वैल्यू 2n पाई के रूप का होना चाहिए। यानी अगर उन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई के रूप का है, जहां पर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह की वैल्यू अगर है, उन दोनों के बीच में ऐसा फेज डिफरेंस है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो जब जब दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस ऐसा ऐसा होगा, तब तक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब तक इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तब तब आपको ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हुआ आपका फाई यानी फेज डिफरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप पाथ डिफरेंस भी पता कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक फार्मूला हमने बताया था, थोड़ा हिंदी में बताना चाहेंगे क्योंकि ये अच्छे से याद हुआ है। कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पथांतर। ठीक है, यानी फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। यहाँ से अगर हम फेज डिफरेंस जान गए हैं तो हम पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई इंटू पाथ डिफरेंस यानी कि फाई। तो लैम्डा अपान 2 पाई इंटू फाई कितना है 2n पाई। तो यहाँ से 2 से पाई से 2 और पाई कैंसिल, तो यानी कि पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा n लैम्डा के रूप का। यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई होना चाहिए और पाथ डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, जहां पर n की वैल्यू वही है 0, 1, 2, 3 एंड सो। ठीक है, ये तो हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। अब अगर आपको पता चली गया है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, तो आप पता करिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। तो फार्मूला होता है ना √A1 स्क्वायर प्लस ए, जनरल फार्मूला, प्लस 2A1 A2 cos फाई, और cos फाई की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, इसका मतलब कि ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बन जाएगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या है A1 प्लस A2। तो जो रिजल्टेंट या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो आएगा दोनों वेव की एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो I का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्या होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 और उसके बाद में cos फाई। अगर cos फाई की हम मैक्सिमम वैल्यू यानी 1 रख दें तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस होगा, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्सिमम कितना √I1 प्लस √I2 और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट या मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। और आप चाहें तो इस इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सीधे सीधे या तो आप I1 और I2 की वैल्यूज को रखिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, या तो आपको सीधे सीधे यही पता है कि I जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो I मैक्सिमम A मैक्सिमम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी I मैक्सिमम इज इक्वल टू आएगा K और ब्रैकेट में A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो इसको हम आगे अभी अलग से करेंगे, इनका रेशियो वगैरह निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस कर लें, जहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहाँ पर, यानी कि जहाँ पर डार्क फ्रिंज दिखाई देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आई जो है वो आई मिनिमम बन जाए, तो इसके लिए कॉस फाई को -1 बनना पड़ेगा। कॉस फाई अगर -1 है तो आई जो है आई मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ से आप निकालेंगे फाई की वैल्यू, तो ये आएगा 2n+1 पाई। यानी अगर हम इस पाई का ऑड मल्टीपल करें, पाई का ऑड मल्टीपल करेंगे तो कॉस फाई की वैल्यू -1, पाई का इवन मल्टीपल लेंगे, इवन मल्टीपल, तो कॉस फाई की वैल्यू +1। ठीक है, तो फेज डिफरेंस आपको मिल गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फाई इज इक्वल टू 2n+1 पाई। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। हो सकता है कि आप किसी ऐसे बुक से पढ़ रहे हो जहाँ पर यहाँ लिखा हो 2n-1, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब 2n-1 लेंगे तो n की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं बल्कि मिनिमम वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रहे आपको कि यहाँ पर इवन नंबर आपको ऑड नंबर दिखाना है, तो ऑड नंबर 2n+1 भी होता है, 2n-1 भी होता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा, बट ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपका हो गया फेज डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस इसी फार्मूले से फिर से निकाल लेंगे, यानी कलांतर बराबर कलांतर, यानी कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस यानी कि x। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा λ/2π इंटू में फाई, और फाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो λ/2π और ये हो जाएगा 2n+1 इंटू में पाई। पाई से पाई कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऐसा पाथ डिफरेंस होना चाहिए। n की वैल्यू वही है जो यहाँ पर थी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। और आप यहाँ पर a मिनिमम भी निकाल सकते हैं। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, तो फार्मूला होता है √a1² + a2² + 2a1a2 cos फाई। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है तो cos फाई -1 होगा, -1 रख देंगे तो a मिनिमम कितना आ जाएगा, a मिनिमम इज इक्वल टू a1 - a2। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है उसको चाहे आप a1 - a2 का होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लीजिए, चाहे a2 - a1 का होल स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लीजिए। इसीलिए हम a मिनिमम को हम ऐसे लिख सकते हैं a1 और पॉजिटिव डिफरेंस a2, मतलब जिसका भी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसमें से हम डिफरेंस कर लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू की बात करेंगे, माइनस नहीं लेंगे। तो a मिनिमम यानी कि मिनिमम एम्पलीट्यूड ये आ गया, और मिनिमम एम्पलीट्यूड के बाद हम मिनिमम इंटेंसिटी भी निकाल लेते हैं। आई मिनिमम कितना होगा, तो फार्मूला होता है I1 + I2 + 2I1 2√I1 I2 cos फाई, और cos फाई की वैल्यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए -1, इसको जब रख देंगे तो आई मिनिमम विल बी इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा √I1 - √I2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद कुछ और फार्मूले हम यहीं पर मतलब इनका रेशियो वगैरह निकालेंगे, कुछ केसेस यहाँ पर बनते हैं इनकी इंटेंसिटी और इनके एम्पलीट्यूड के लिए। हो गया, चलिए तो मैं इसको अब मिटा देता हूँ। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रॉपर तरीके से सब कुछ लिख दिया गया है इसमें। ठीक है, फिर आप नोट्स पर अपने लिख लीजिएगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और यहाँ निकालेंगे कि जो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम आ रहा है, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम आ रहा है, उनके रेशियो के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रेशियो निकाल लेते हैं इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का अगर हम रेशियो निकालें यहीं पर, जैसे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो निकाल लें एक बार, और एक बार यहाँ पर ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का रेशियो निकाल लें। तो वैसे आपको अगर ए मैक्सिमम ए मिनिमम आई मिनिमम पता है तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है, क्योंकि अगर ये आपको भूल गया तो आप यहीं से तुरंत निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर याद हो तो अच्छा ही है। ए मैक्सिमम आपने देखा a1 + a2 के इक्वल है, और ए मिनिमम जो है वो a1 और a2 के डिफरेंस के इक्वल है। तो इसको भी एज अ फार्मूला आप याद कर सकते हैं, नहीं भी याद है कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ए मैक्सिमम और ए मिनिमम तो आता है। इसी तरीके से आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की बात करें तो आई मैक्सिमम के लिए भी आपने निकाला था √I1 + √I2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर
मिनिमम की अगर हम बात करें तो मिनिमम के लिए क्या था, √I1 माइनस √I2 होल स्क्वायर। तो ये भी एज अ फार्मूला आप याद रख सकते हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा एक और फार्मूला हम यहाँ पर अगर निकालें, जैसे आई मैक्सिमम और आई मिनिमम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने आई मैक्सिमम और आई मिनिमम इंटेंसिटी के, दोनों वेव की इंटेंसिटी के टर्म में लिखा है। लेकिन मान लीजिए हमको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो चाहिए इंटेंसिटी के टर्म में नहीं बल्कि एम्पलीट्यूड के टर्म में। तो चूंकि आपको ये पता है कि I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, दैट मीन्स I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होता है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि I मैक्सिमम जो होगा वो के ए मैक्सिमम के इक्वल होगा स्क्वायर, और I मिनिमम के लिए लिख सकते हैं के ए मिनिमम स्क्वायर। के से के कैंसिल हो जाएगा, तो I मैक्सिमम अपान I मिनिमम इज इक्वल टू ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ए मैक्सिमम अपान ए मिनिमम, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, और ए मैक्सिमम और ए मिनिमम दोनों जो वेव थी जिनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 था, उनके टर्म में आप इनको लिख सकते हैं वहां से। तो ये आपका बन जाएगा A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और अपान में A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूले के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। जो ऊपर हमने लिखा है ये इतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी ये है, और इनसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये आई मैक्सिमम आई मिनिमम ए मैक्सिमम ए मिनिमम का फार्मूला है। यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस अगर आपको पता है तो ये भी आप निकाल लेंगे अगर भूल गए आपको तो। ठीक है, चलिए तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर एक स्पेशल केस है, ये मैं नीचे से मिटा देता हूँ। एक स्पेशल केस है कि अगर आप चाहते हैं कि जो ब्राइट और डार्क आपको दिख रहा है, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से अगर समझाऊँ आपको, मान लीजिए कि जिस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस स्क्रीन पर कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा होगा कि कुछ दूर तक एकदम ब्राइट है, उसके बाद फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, अगर ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है। ब्राइट का मतलब कि जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम है, डार्क का मतलब जहाँ इंटेंसिटी मिनिमम है। ब्राइट का मतलब कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब कि वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, और डार्क का मतलब कि इंटेंसिटी मिनिमम यानी कि वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो मान लीजिए कि ये ब्राइट फ्रिंज है और ये डार्क है। थोड़ा सा मैं इसको अगर डार्क कर देता हूँ, सपोज ये डार्क हो गया। अब आप जरा देखिए कि ब्राइट और डार्क, उसके बाद फिर से ब्राइट आएगा और उसके बाद फिर से डार्क आएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये ब्राइट और डार्क कहाँ से कहाँ तक हैं, आपको बहुत ही क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाई दे, जैसे ये ब्राइट है, ये डार्क है। अगर आपको आप चाहते हैं कि एकदम एक शार्प लाइन आपको दिखे कि हाँ इसके इधर ब्राइट है, इसके इधर डार्क है, उस डार्क के बाद ये इतना हमारा ब्राइट है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि ब्राइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और डार्क की इंटेंसिटी मिनिमम हो। यानी कि इन दोनों के बीच में कंट्रास्ट अच्छा होना चाहिए। कंट्रास्ट समझते होंगे आप लोग, जैसे कलर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल जो थंबनेल्स होते हैं, जैसे मेरे आप सपोज चैनल पर देखते हैं कोई टॉपिक लिखा रहता है, तो उसमें आप देखेंगे कभी भी जो हम हेडिंग लिखते हैं वो बैकग्राउंड के कलर का नहीं होता है। बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम ऐसा कलर सेलेक्ट करते हैं जो उस बैकग्राउंड के ऊपर हमको बड़ा ही सेपरेट, बहुत ही अलग तरीके से दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे। इसको बोलते हैं कंट्रास्ट कलर्स का कॉम्बिनेशन। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, इस पर हम रेड मार्कर से अगर पढ़ाएं तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि कंट्रास्ट अच्छा नहीं है। व्हाइट और ब्लैक बेस्ट एकदम कंट्रास्ट इनके बीच का होता है, इसीलिए व्हाइट बोर्ड पर आप देखेंगे 99% लोग ब्लैक मार्कर से पढ़ाते हैं, जबकि इच्छा होती है कि कलरफुल मार्कर से पढ़ाएं, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन लें तो कितना अच्छा लगेगा। बट ये बोर्ड ऐसा है कि आपको फिर वो दिखाई नहीं देगा। इसकी जो कंट्रास्ट है ना व्हाइट का, वो ब्लैक के साथ ही ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। तो अगर इन ब्राइट और डार्क के बीच में कंट्रास्ट अच्छा है तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बहुत ही स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा, ब्लर नहीं दिखेगा। ये आपको दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ तक ब्राइट है और कहाँ तक डार्क है, ओवरलैप नहीं रहेगा, वो स्पष्ट दिखाई देगा। तो गुड कंट्रास्ट के लिए एक कंडीशन होती है, गुड कंट्रास्ट। फॉर गुड कंट्रास्ट, अगर आप चाहते हैं कि ब्राइट और डार्क के बीच में अच्छा कंट्रास्ट रहे, इंटरफेरेंस पैटर्न में अच्छा कंट्रास्ट रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो दोनों वेव आपने सेलेक्ट किया है उन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो।
अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होता है तो कंट्रास्ट अच्छा दिखता है, ये कंडीशन है। और अगर एम्पलीट्यूड सेम होगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी। तो ये कंडीशन आप याद रखिए फॉर गुड कंट्रास्ट, है ना। अभी आगे हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो उसमें यही बताया जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न स्पष्ट हो, अच्छा हो, परमानेंट बना रहे, कोई दिक्कत ना आए, हमेशा क्लियर दिखे, विजिबिलिटी अच्छी हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो उसी में एक कंडीशन ये भी आएगा कि फॉर गुड कंट्रास्ट अगर आप चाहते हैं तो एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए या इंटेंसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सेम एम्पलीट्यूड दोनों वेव की हो तो रिजल्टेंट जो वेव बनेगा, रिजल्टेंट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ब्राइट या डार्क, उसकी इंटेंसिटी के लिए, उसके एम्पलीट्यूड के लिए फार्मूला क्या आएगा। तो चूंकि आप जानते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इक्वल टू क्या होता है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस, उसके बाद ये फाई, ये फार्मूला होता है। लेकिन आप चाहते हैं कि गुड कंट्रास्ट का केस यहाँ पर हम होल्ड कराना चाहते हैं, तो गुड कंट्रास्ट के लिए दोनों जो वेव हमने लिया है उसका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको सबको सेम ले लें, A नॉट A नॉट A नॉट। तो यानी गुड कंट्रास्ट के केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब यहाँ से आप सॉल्व करिएगा, A नॉट प्लस A नॉट क्या बन जाएगा, 2A नॉट स्क्वायर, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये नॉट A नॉट क्या बन जाएगा, A नॉट स्क्वायर। यहाँ दोनों जगहों से 2A नॉट को कॉमन ले लेंगे, बल्कि 2A नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस कॉस फाई आ जाएगा ब्रैकेट में। और कॉस फाई का फार्मूला यहाँ से रखेंगे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा रहता है तो यहाँ थीटा लिखते हैं, तो अगर हम सिर्फ यहीं पर थीटा लिखे तो यहाँ पर तो उसका भी आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यानी दैट मीन्स ये मिल जाएगा आपको 2A नॉट स्क्वायर और 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1, माइनस से माइनस प्लस कैंसिल, और ये 2 और ये 2 मिलके एक 2 बाहर निकलेगा, A नॉट स्क्वायर में से एक A नॉट बाहर निकलेगा, कॉस स्क्वायर में से एक कॉस बाहर निकलेगा, कॉस 5/2। यानी गुड कंट्रास्ट के लिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड होता है 2A नॉट कॉस 5/2। और अगर गुड कंट्रास्ट के लिए रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता चल गया तो आप रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी भी बता सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर गुड कंट्रास्ट, तो इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर दोनों साइड का कर दें, के से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये रिजल्टेंट बन जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 4A नॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 5/2। चूँकि दोनों साइड हम के से मल्टीप्लाई किए थे तो ये जो पार्ट है, ये A नॉट का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, ये I नॉट का स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी I नॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी फॉर गुड कंट्रास्ट, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फॉर गुड कंट्रास्ट, ठीक है। और अगर हम यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम निकालना चाहें, ये तो गुड कंट्रास्ट के लिए हमने जनरल फार्मूला निकाला है ना, तो गुड कंट्रास्ट के केस में जो ब्राइट वाला रहेगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, जो डार्क वाला होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ब्राइट का मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जहाँ पर होगा, तो आई मैक्सिमम कितना आ जाएगा फॉर गुड कंट्रास्ट। तो आई मैक्सिमम का जनरल फार्मूला आपको पता है, यहीं से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकालेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस फाई होता है 2n पाई, यहाँ फाई की वैल्यू 2n पाई रखेंगे, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे इसमें वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अप्लाई करने के बाद ही हमको ये फार्मूला मिला था। और गुड कंट्रास्ट अगर अप्लाई करना है तो I1 और I2 दोनों को I नॉट के इक्वल कर देंगे, तो अंडरवुड I नॉट प्लस अंडरवुड I नॉट बन जाएगा 2 अंडरवुड I नॉट, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4I नॉट, कितना आ जाएगा 4I नॉट। यहाँ से भी करेंगे 4I नॉट क्योंकि ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये हुआ आपका 4I नॉट। तो I मैक्सिमम 4I नॉट के इक्वल, I मिनिमम इसी तरीके से यहाँ से चाहे यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो I मिनिमम फॉर गुड कंट्रास्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यानी आप देखिए बड़ा ही स्पष्ट यहाँ से समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर आप चाहते हैं कि कंट्रास्ट अच्छा हो, बहुत ही स्पष्ट दिखे, तो जो ब्राइट वाला है उसकी इंटेंसिटी दोनों में से किसी भी एक वेव की इंटेंसिटी का 4 गुना होगा, और जो डार्क वाला है उसकी इंटेंसिटी ही नहीं होगी, वहाँ पर इंटेंसिटी होगी 0। तो जो डार्क वाला है वहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, और जो ब्राइट वाला है उसकी इंटेंसिटी 4 गुना हो गई। इसका मतलब कि अब आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये इतना ब्राइट है, इसके बाद कोई लाइट नहीं है, वो पूरा डार्क हो गया, फिर से ब्राइट है, मतलब ये ब्राइट है, उसके बगल में डार्क है, तो आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देगा, ठीक है।
और गुड कंट्रास्ट के केस में कितना अच्छा आपको दिखाई देता है, इसको मेजर करने के लिए एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी, है ना। एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं विजिबिलिटी, तो उसका भी फार्मूला आप देख ही लीजिए यहीं पर, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी ये बताता है कि कंट्रास्ट कितना अच्छा है, जितना अच्छा कंट्रास्ट होगा विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो विजिबिलिटी V इज इक्वल टू होता है I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपान प्लस I मिनिमम। गुड कंट्रास्ट को मेजर करने के लिए, यानी कंट्रास्ट के केस में कितना अच्छा आपको दिख रहा है, उसको हम एक फैक्टर से मेजर करते हैं, दैट इज विजिबिलिटी। और इसमें अगर हम मान लीजिए ये कंडीशन ले लेते हैं कि अगर I मैक्सिमम और I मिनिमम, ये जो हमने I मैक्सिमम और I मिनिमम निकाला है, अगर मान लीजिए ये दोनों सेम है, मतलब जो ब्राइट है जो डार्क है दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो देखिए दोनों अगर सेम कर देंगे तो क्या होगा, I मैक्सिमम I मिनिमम दोनों सेम है तो डिफरेंस करेंगे 0 आएगा, तो 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स V इक्वल टू 0। और V इक्वल टू 0 का मतलब कि नो कंट्रास्ट, आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि ब्राइट कहाँ पर है डार्क कहाँ पर है, क्योंकि ब्राइट और डार्क बनेगा ही नहीं ना। जब I मैक्सिमम और I मिनिमम दोनों सेम हो गए तो कोई उसमें ब्राइट नहीं है, कोई उसमें डार्क नहीं है, दोनों की इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है, दैट मीन्स इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नहीं दिखाई देगा, दैट मीन्स कोई भी कंट्रास्ट नहीं। दूसरा अगर हम ये मान लें कि I मिनिमम जो है उसकी इंटेंसिटी 0 है, मतलब जो डार्क वाला फ्रिंज बना हुआ है वहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं है, वहां की इंटेंसिटी 0 है, तो जब I मिनिमम इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आप देखिए ये 0 हटा दीजिए, I मैक्सिमम अपान I मैक्सिमम कितना आ जाएगा 1, दैट मीन्स V इक्वल टू 1। और V इक्वल टू 1 जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम चाहते हैं कि कंट्रास्ट बहुत अच्छा हो तो I मिनिमम 0 होना चाहिए, और I मिनिमम जब 0 होगा तो विजिबिलिटी 1 होगी, दैट मीन्स गुड कह लीजिए, गुड नहीं बल्कि इसको बेस्ट कह लीजिए, बेस्ट कंट्रास्ट, इससे अच्छा कंट्रास्ट नहीं हो सकता है, ये सबसे अच्छा कंट्रास्ट है। इसी केस में आपको सबसे स्पष्ट तरीके से ब्राइट और डार्क के बीच का सेपरेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो जब विजिबिलिटी 0 है दैट मीन्स नो कंट्रास्ट, जब विजिबिलिटी 1 है दैट इज बेस्ट कंट्रास्ट, दैट इज I मिनिमम इक्वल टू 0 एंड I मैक्सिमम इज इक्वल टू 4I नॉट, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इंटरफेरेंस, जिसमें हमने डिफिनीशन बता दिया, जनरल फार्मूला इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, और लास्ट में ये रेशियो वगैरह हमने निकाला इंटेंसिटी का, एम्पलीट्यूड का, मैक्सिमम वाले। गुड कंट्रास्ट का केस जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और विजिबिलिटी का ये फार्मूला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है। तो देखिए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि जैसे जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपको बता रहे थे अभी, अगर मान लीजिए वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर भी हुआ है, अगर वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उनका पोजीशन चेंज होता रहे, जैसे ये पूरे पैटर्न में मान लीजिए कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, मतलब ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये ब्राइट की पोजीशन आगे पीछे दाहिने बाएं चेंज हो, जो डार्क है उसकी भी पोजीशन चेंज हो, फिर से ब्राइट की पोजीशन चेंज हो, तो अगर इनकी पोजीशन आपस में चेंज होती रहेगी तो आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलना चाहिए वो कांस्टेंट रूप से नहीं बना रहेगा, वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, जिसकी वजह से आप क्लियर कट बता ही नहीं सकते कि ये ब्राइट है और ये डार्क है। तो अगर आप चाहते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न परमानेंट तरीके से ऐसे बना रहे तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशन फॉलो होगा तभी वो इंटरफेरेंस पैटर्न कांस्टेंट और परमानेंट बना रहेगा। इसको हम बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब कि पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, या पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट, ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, है ना, ये फ्रिंज बोलते हैं इसको, पट्टी को, शुड नॉट बी चेंज्ड। अगर डार्क और ब्राइट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो फिर आपको इंटरफेरेंस कांस्टेंट रूप से दिखेगा, दैट इज कॉल्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड मतलब कि परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट इंटरफेरेंस। तो परमानेंट इंटरफेरेंस देखने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो सोर्सेस आपने इस्तेमाल किए हैं, लाइट के सोर्स, वेव के सोर्स,
वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्स होने का मतलब क्या, कि फेज डिफरेंस उनके बीच में जो रहे वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट बना रहे। दोनों जो वेव हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। किसी एक का फेज अगर चेंज हो तो दूसरे का भी चेंज हो, और ऐसा चेंज हो कि उनके बीच का डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक का जो फेज है वो सपोज 2 है और दूसरे का है 4, कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर मान लीजिए ये चेंज होकर के हुआ 8, तो ये चेंज होकर के कितना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि इनके बीच का जो डिफरेंस पहले था वही डिफरेंस अभी भी मेंटेन हो। तो वो डिफरेंस मेंटेन होने के लिए ये 2 से अगर 8 हुआ है तो, और यहाँ 2 का डिफरेंस था, इसका मतलब इसको 10 होना पड़ेगा, और अभी भी डिफरेंस कितना आया, 2 आया। तो आप देखिए कि दोनों का जो फेज है वो तो चेंज हो रहा है ना, फेज मतलब फाई। तो अगर ये फाई चेंज हो रहा है तो ये फाई 1, तो ये फाई 2 भी तो चेंज हो रहा है। तो अगर एक चेंज हो तो दूसरा भी चेंज होना चाहिए, और ऐसा चेंज होना चाहिए कि उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बना रहे। तो दोनों जो सोर्स होने चाहिए उनके बीच का फेज डिफरेंस फाई कांस्टेंट बना रहे, ऐसे सोर्स को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और कोई भी अगर 2 अलग अलग लाइट का सोर्स आप लेते हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होते, क्योंकि लाइट इमिट करने का जो प्रोसेस होता है वो बड़ा ही रैंडम होता है। आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ा होगा आपने, जब वो लौट करके नीचे आते हैं तो उन दोनों लेवल की एनर्जी का जो डिफरेंस होता है, एनर्जी लेवल डायग्राम, उसके एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल एनर्जी वाला फोटान वो इमिट करते हैं, लाइट वो इमिट करते हैं। तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉन कब एक्साइटेड होगा, कब वो लौट के आएगा, लाइट को इमिट करेगा। अगर अलग अलग सोर्स आप ले रहे हैं तो वो दोनों सोर्स में कभी भी उनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है कि वो दोनों सेम, पहली बात तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, और फेज डिफरेंस कांस्टेंट तभी होगा जब उन सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम। यानी सेम फ्रीक्वेंसी अगर है दोनों सोर्सेस की तो उनका फेज डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहेगा। और फ्रीक्वेंसी सेम तभी होगी जब वो दोनों सेम पेरेंट सोर्स से, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, सेम पेरेंट सोर्स से दोनों सोर्स ओरिजिनेट होने चाहिए, सोर्स 1 और सोर्स 2। तो जो भी आप दोनों लाइट के सोर्स लेंगे, अब तीनों को मिला के कहा जाए तो एक ही बात है कि कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। तो कोहेरेंट होने के लिए ही जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी तभी सेम होगी जब दोनों सेम सोर्स से ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर आप एक ही लिख सकते हैं, बट सेपरेट हमने लिखा ताकि क्लियर हो जाए। तो कोहेरेंट सोर्स आप जरूर याद रखिएगा, इसकी डिफिनीशन बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। और चौथी बात कि अगर मान लीजिए जो सोर्स हैं उससे जो लाइट इमिट हो रही है और आगे जाके सुपर इम्पोज हो रही है, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो अगर वो उसमें से कोई पोलराइज्ड है तो दूसरा भी पोलराइज्ड होना चाहिए, और दोनों का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। तो अगर पोलराइज्ड लाइट है तो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। स्टेट ऑफ पोलराइजेशन सेम होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सस्टेन्ड या मेंटेन या परमानेंट इंटरफेरेंस दिखने को मिले। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो हम यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट, जो यहाँ पर ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वहाँ से हमको पता चलता है कि जो फ्रिंज आप देखना चाहते हैं अगर वो थोड़ा चौड़ा रहेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाने पर वो दिखेगा भी नहीं आपको। तो उसके लिए भी फिर ये ज़रूरी है कि कैपिटल D शुड बी मच मच ग्रेटर देन स्मॉल d। अब यहाँ पर कैपिटल D और स्मॉल d क्या है वो हम यहाँ पर इस टॉपिक में पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ये है उन दोनों सोर्सेस जहाँ पर हैं उस पॉइंट प्लेन, और जहाँ पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं, यानी सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, और ये दोनों सोर्सेस सोर्स 1 और सोर्स 2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल d करें। तो कैपिटल D स्मॉल d से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कुछ और 1-2 कंडीशंस जो भूल रहे हैं, जैसे जो स्लिट हम लेंगे, स्लिट मतलब जहाँ से वो लाइट इमिट हो रही होगी, वो कैसे होने चाहिए, नैरो होने चाहिए, बहुत ही संकीर्ण या पतले होने चाहिए। और 7वां है जो लाइट आप लेंगे इंटरफेरेंस के लिए वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय आप कई वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन या वाइट लाइट लेते हैं
तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो आपको दिखेगा हर एक कलर के लिए अलग अलग जगह पर ब्राइट, अलग अलग जगह पर डार्क मिलेगा और एक दूसरे के जस्ट अगल बगल रहेंगे तो पूरा ओवरलैप होके फाइनली आपको जो फ्रिंज दिखेगा वो वाइट दिखेगा। ठीक है ना। तो कोई आपको वाइट या डार्क मतलब ब्राइट या डार्क जो फ्रिंज का कॉन्सेप्ट है इंटरफेरेंस में वो आपको नहीं दिखेगा अगर आप व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक लाइट का, हर एक वेवलेंथ का अपना इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा और सारे ओवरलैप हो जाएंगे आपस में, कुल मिला के फिर व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। जो सबसे स्पेशल चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो लाइट सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब ये तीनों बातें एक हो गई। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की कंडीशन। अगर आप चाहते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न आपको क्लियर दिखे, अच्छा कंट्रास्ट हो, हमेशा दिखे, पैटर्न बना रहे कांस्टेंट, दैट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए ये सारे कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। ठीक है, अब इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस। इसको हम और भी एक चीज बोल सकते हैं, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। क्योंकि आपको पता है कि इंटरफेरेंस तो तभी होगा ना जब दोनों सोर्स आपके पास जो है वो कोहेरेंट होंगे। कोहेरेंट सोर्स जाके ओवरलैप करेंगे, सुपर इंपोज होंगे, तभी जाके इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो चाहे आप मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंटरफेरेंस कहिए, चाहे मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स कहिए, दोनों के अंतर्गत सेम चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये अगर नोट हो गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। देखिए, इंटरफेरेंस कराने के लिए हमको कोहेरेंट सोर्स चाहिए और कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने के दो तरीके हमारे पास है। कौन कौन से? मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स को ऑब्टेन करने के लिए दो मेथड्स हैं और आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, वहां पर हमने नहीं लिखा है। कौन से? सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और दूसरा है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स या इंटरफेरेंस पाने के लिए ये दो मेथड हमारे पास है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसको स्प्लिटिंग ऑफ वेव फ्रंट और इसको स्प्लिटिंग ऑफ एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मतलब क्या है? देखिए, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का मतलब ये, जहां पर वेव फ्रंट आप समझते हैं ना, हाइगेंस प्रिंसिपल में हमने बताया था किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलती है उसको हम ये मानते हैं कि वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है, किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलती है। तो अगर हम इस एक सिंगल सोर्स से दो अलग अलग सोर्स S1 और S2 बनाना चाहते हैं, क्योंकि सेम पेरेंट सोर्स से जब तक दो सोर्स हम नहीं बनाएंगे तब तक वो कोहेरेंट नहीं होंगे और तब हम फिर इंटरफेरेंस नहीं करा पाते अगर कोहेरेंट नहीं होंगे। तो हमको सिंगल सोर्स से ही दो सोर्स बनाने हैं, तो वो दो सोर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेव फ्रंट का डिवीजन कर देते। कौन कौन से मेथड से हम डिवीजन कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं कि एक सिंगल लाइट सोर्स के सामने रास्ते में मिरर रख सकते हैं, प्रिज्म रख सकते हैं, लेंस रख सकते हैं, स्लिट रख सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट में एक्चुअली होता ये है कि आपका ये जो वेव फ्रंट है ये आगे जाकर के दो अलग अलग वेव फ्रंट में, जैसे ये आपका मेन मुख्य सोर्स यहाँ पर है और इससे ये वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ जाने के बाद ये वेव फ्रंट अगर आधा इधर चला जाए और ये आधा इधर चला जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है वही डिवाइड हो गया। ये वेव फ्रंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो वेव फ्रंट को डिवाइड करेंगे तो अब ये जो सोर्स यहां से बना, ये सोर्स जहां से निकल रहा है S1 और ये सोर्स, क्योंकि ये दोनों सेम पेरेंट सोर्स से निकले हैं इसीलिए इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, दैट मींस ये कोहेरेंट हो जाएंगे। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए, ये तो फिलहाल हम स्लिट का एग्जांपल दे रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हमेशा हो। तो अगर आप वेव फ्रंट को डिवाइड करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसमें से कुछ मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें भी डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट होता है। स्लिट का इस्तेमाल करके हम लोग उस वेव फ्रंट को डिवाइड कर लेते हैं और वो कोहेरेंट सोर्स मिल जाता है। इसके अलावा है, एक है लॉयड मिरर बोलते हैं, है ना, लॉयड मिरर। तो लॉयड मिरर जो होता है, इसमें मिरर का इस्तेमाल करके हम वेव फ्रंट को डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह से फ्रेस्नल डबल मिरर है, फ्रेस्नल्स डबल मिरर,
इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी हम मिरर का इस्तेमाल करके वेव फ्रंट को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा चौथा एग्जाम्पल जो इसमें आता है वो है आपका फ्रेस्नेल्स बाईप्रिज्म, जो कि आपके सिलेबस में भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म के बारे में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, लॉयड मिरर, फ्रेस्नेल डबल मिरर, फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म, ये सब एग्जाम्पल हैं कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने के लिए या इंटरफेरेंस कराने के लिए बाई द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, तो जैसे हमने सिंगल इनका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का दिखाया है कि वेव फ्रंट आधा दूसरे स्लिट से चला गया, आधा दूसरे स्लिट से चला गया, तो वो दोनों कोहेरेंट सोर्स बन गए। तो ये चारों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें से ये आपको पढ़ना है और ये आपको पढ़ना है। एक चीज और आप याद रखेंगे कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के केस में क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, चूंकि मिरर यूज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन भी होगा, और रिफ्रैक्शन भी होता है क्योंकि हम यहाँ पर लेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन होगा, और प्रिज्म इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा, और डिफ्रैक्शन भी होता है। और क्या होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है। स्लिट के केस में डिफ्रैक्शन ही होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, इन सब को मिलाकर के इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं वेव फ्रंट के डिवीजन के लिए, और इसको करने से हमारे पास कोहेरेंट सोर्स आ जाता है जिसको इंटरफियर करा के हम इंटरफेरेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड में हम क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को, या एम्पलीट्यूड तो इंटेंसिटी से कनेक्टेड है, तो लाइट की इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। दो अलग अलग हमको सोर्स मिल जाते हैं सेम पेरेंट सोर्स से, और उनको हम आपस में इंटरफियर कराते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। तो कोहेरेंट सोर्स या इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त करने का दूसरा तरीका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, और इसके एग्जांपल्स आप याद रखिए ऐसे ही एग्जांपल, जैसे थिन फिल्म से जब इंटरफेरेंस होता है, जिसको हम आज की क्लास में ही पढ़ेंगे, थिन फिल्म से जो इंटरफेरेंस होता है वो बाई द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड होता है। और इसके अलावा न्यूटन्स रिंग, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है, ये भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है। और नेक्स्ट है आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसको भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ये भी आपके सिलेबस में है, ये भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। तो थिन फिल्म, न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर बेस्ड है, और ये चारों जो हैं वो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर बेस्ड है, और ये तीनों हमको पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों पढ़ना है, ये एक आज पढ़ेंगे, ये दोनों कल पढ़ेंगे, बाकी ये दोनों पढ़ लेंगे। हाँ, एक चीज और यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी इसमें से हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो चीजें साथ में होती हैं, क्या क्या, पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन और पार्शियल रिफ्रैक्शन की मदद से जो लाइट आती है, इंसिडेंट होती है, उसका थोड़ा सा पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा पार्ट अंदर से ट्रांसमिट या रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट की इंटेंसिटी और थोड़ी सी रिफ्रैक्टेड पार्ट की इंटेंसिटी, तो जो भी लाइट टोटल इंटेंसिटी आ रही थी, थोड़ा इधर चला गया इंटेंसिटी, थोड़ा इधर चला गया। इंटेंसिटी मतलब डायरेक्टेड करेक्टेड टू एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड का डिवीजन करके भी हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं और उनके बीच में इंटरफेरेंस करा सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इसके लिए अगर डायग्राम से समझा दें तो सबसे अच्छा वही होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपका वेव फ्रंट हो गया, ये आपने आगे स्लिट यूज किया तो ये आधा भाग इसमें से जाएगा, अब ये नया सोर्स बन गया और ये एक नया सोर्स बन गया। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड की बात करें तो थिन फिल्म वाला केस ले रहे हैं। सपोज ये कोई थिन ग्लास का सरफेस है, उसके ऊपर कोई फिल्म बन रही है, इसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट होता है तो कुछ पार्ट इधर लौट जाता है, कुछ इधर चला जाता है। तो जितनी इसकी इंटेंसिटी थी उसका कुछ हिस्सा इधर चला जाता है और कुछ हिस्सा इधर ट्रांसमिट हो जाता है ना। तो यानी यहाँ पर इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड डिवाइड हो गया है और यहाँ पर वेव फ्रंट डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो इंटरफेरेंस इस तरीके से, इतने तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट का ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट में हम यूज करेंगे, लिखेंगे इसको हमेशा YDSE, है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने क्लास 12th में पढ़ रखा होगा। एक बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट है फॉर ऑब्टेनिंग द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट,
किस पर बेस्ड है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर? तो आपने पीछे देखा कि ये डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पर बेस्ड है। होता क्या है, इसमें एक मुख्य सोर्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक लाइट का सोर्स है एस, और इससे कुछ वेव फ्रंट निकल रही हैं ऐसे। इसके सामने दो स्लिट रख दिए जाते हैं, स्लिट मतलब छोटा सा होल। मान लीजिए ये है स्लिट S1 और ये है स्लिट S2। तो जब ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता है तो यहाँ पहुँचने के बाद अब ये वेव फ्रंट यहाँ से आगे बढ़ने लगता है और फिर इधर से आगे बढ़ने लगता है। तो वेव फ्रंट के डिवीजन से हमको एक ही पेरेंट सोर्स से दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स मिल गए। और ये जो दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं, अगर सामने हम यहाँ कोई स्क्रीन रख दें, ये दोनों कोहेरेंट सोर्स जाकर के इस पूरे स्क्रीन पर ओवरलैप करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, और इनके सुपर पोजिशन से इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो कहीं पर डार्क फ्रिंज दिखाई देता है जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पर ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज जहाँ भी बनता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जहाँ ब्राइट फ्रिंज बनता है वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से इन दोनों के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें, तो कैपिटल डी जो है वो स्क्रीन, ये देखिए स्लिट है और ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी, इन दोनों स्लिट्स के बीच का अब ये हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम बस दिखा रहे थे आपको कि डिवीज़न ऑफ वेव फ्रंट पर बेस्ड एक पैटर्न ये फिनोमेना है। तो मान लेते हैं दोनों स्लिट के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है, ठीक है। और आप ये थोड़ी देर के लिए मानिए कि यहाँ से जो वेव जा रही है, यहाँ से जो वेव जा रही है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर आके इंटरफियर कर रही है। वैसे तो वो पूरे स्क्रीन पर इंटरफियर कर रही है, पूरा पैटर्न आपको स्क्रीन पर मिल रहा है, बट एक जनरल डेरिवेशन करने के लिए हम मान लेते हैं कि सपोज कि ये दोनों वेव जब यहाँ जा कर के इंटरफियर करेंगी, तो यहाँ पर इंटरफियर करने पर इस वेव और इस वेव के बीच का जनरल पाथ डिफरेंस क्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली वेव ज़्यादा ट्रेवल कर रही है, ये वाली वेव कम ट्रेवल कर रही है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इस पूरे लेंथ में से ये पूरा लेंथ डिवाइड माइनस करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये जो रिजल्ट मिलेगा, ये जो लेंथ आएगा, इसको हम बोलेंगे इन दोनों इंटरफेयरिंग वेव के बीच का पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो जब इस पॉइंट यहाँ पर O मान लीजिए, इसको पॉइंट P मान लीजिए, तो पॉइंट P पर जब जाके ये इंटरफेयर करेंगे तो इन पॉइंट P एक जनरल पॉइंट है, वो पॉइंट P के बीच का कोई फिक्स डिस्टेंस हम नहीं बोल रहे हैं। वो पॉइंट P अभी सपोज हम मान लेते हैं कि ये x है, ये x है, O से लेकर P तक x है। तो अगर हम x की वैल्यू घटाते जाएं तो P जो है वो O की तरफ आता जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो P है वो फिक्स नहीं है, वो x की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि x की वैल्यू जितना ज़्यादा लेंगे उतना ऊपर हमारा पॉइंट P मिलेगा, जितना कम लेंगे उतना नीचे मिलेगा। और जैसा इसके ऊपर का सिचुएशन है, सेम सिचुएशन इसके बिल्कुल नीचे का भी होगा। तो अगर हम सिर्फ ऊपर का स्टडी कर रहे हैं तो नीचे उसी का कॉपी हो जाएगा। तो पॉइंट P पर जब ये दोनों वेव इंटरफियर करती हैं तो जनरल पाथ डिफरेंस, कॉमन जो पाथ डिफरेंस आ रहा है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में, तो पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा x कर लीजिए, या फिर चलिए सिंबल नहीं देते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर x लिख दिया है, तो ये आता है एक्स डी अपान कैपिटल डी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में दोनों वेव के बीच का जनरल पाथ डिफरेंस कितना है, एक्स डी अपान कैपिटल डी। और आप पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों वेव के बीच का जो पाथ डिफरेंस है अगर वो एन लैम्डा के रूप का है, एन लैम्डा टाइप का है, तो मतलब वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ यानी ब्राइट फ्रिंज दिखेगा। अगर वो 2n+1 λ/2 टाइप का पाथ डिफरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ यानी कि वहां पर डार्क फ्रिंज दिखाई देगा। तो पॉइंट P पर ब्राइट बनेगा कि डार्क बनेगा ये आप डिसाइड करेंगे इन वैल्यू को पुट करके। अगर हम इस पाथ डिफरेंस को इक्वल कर दें इसके, तो इसका मतलब कि जो भी पॉइंट P हम डिस्कस कर रहे हैं वो ब्राइट फ्रिंज वाला पॉइंट P डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसके इक्वल इसको कर दें इसका मतलब वो डार्क फ्रिंज वाला पॉइंट P हमारे पास है। तो पॉइंट P तो कोई फिक्स पॉइंट है नहीं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि अगर पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, अगर पॉइंट P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो हम ये पता कर सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट O, इसको सेंट्रल पॉइंट बोलेंगे जो बिल्कुल बीच से खींचा हुआ है O है, तो हम ये बता सकते हैं कि सेंट्रल पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर ब्राइट फ्रिंज हमको दिखेगा। मतलब हम ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पाना चाहते हैं
कि सेंट्रल से किस किस पोजीशन पर ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, किस किस पोजीशन पर डार्क फ्रिंज दिखेगा। तो सेंट्रल पॉइंट ओ से अगर मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर पॉइंट P है और वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, इसका मतलब कि उस पॉइंट का जो पाथ डिफरेंस है वो पीछे हमने कंडीशन पढ़ ही लिया है कंस्ट्रक्टिव का, तो इसका मतलब कि ये पाथ डिफरेंस एक्स डी अपान कैपिटल डी एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए, है ना, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां हुआ है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा डी एन लैम्डा अपान डी। n मतलब आप देखिए n की वैल्यू अगर आप सबसे छोटी वाली वैल्यू रखेंगे तो x मतलब सबसे पहला आपको ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन जनरल n लिखा हुआ है तो हम ये कह सकते हैं ये nth है ना, ये पॉइंट P पर nth ब्राइट फ्रिंज आपको मिलेगा। तो nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फ्रॉम सेंट्रल पॉइंट O कितना हो जाएगा, डी एन लैम्डा अपान डी, डी एन लैम्डा अपान डी। अब आप देखिए अगर हम n की सबसे छोटी वैल्यू रखें, n की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, तो अगर हम n की सबसे छोटी वैल्यू रखें तो हमको सबसे पहला ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन मिल जाएगा। तो जरा आप रखिए n की सबसे छोटी वैल्यू 0, तो यानी हमको x नॉट मिलेगा और n की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। और ये x नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब हम डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे थे, पॉइंट O से। तो पॉइंट O से जैसे जैसे ऊपर जाते x की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती, लेकिन x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब अभी हम पॉइंट O पर ही हैं। और ये केस किसका है, ये केस है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या कह सकते हैं कि ब्राइट फ्रिंज का केस है। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का ये फार्मूला है ना, ये किसका है, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला है। और अगर वो nth में n की जगह पर हम लिख दें 0, तो n की जगह पर 0 लिखने पर हमको सबसे पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। सबसे पहली वैल्यू रखेंगे तो सबसे पहला ब्राइट मिलेगा। सबसे पहला ब्राइट कहाँ मिल रहा है, पॉइंट O पर। पॉइंट O का मतलब क्या, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो आप ये याद रखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल पॉइंट O पर कैसा फ्रिंज बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है। अगर आप n की दूसरी वाली वैल्यू रखेंगे तो दूसरा वाला ब्राइट मिलेगा, यानी कि x1 है ना, n की जगह पर अगर आप 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी लैम्डा बाई डी, यानी n की वैल्यू 1 रखने पर आपको मिलेगा, सेंट्रल हो गया। तो सेंट्रल के बाद अब इसको बाद आप कह सकते हैं इसको फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, है ना, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। वैसे तो है दूसरा ब्राइट फ्रिंज ये, लेकिन सेंट्रल पॉइंट से हम ऊपर काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से n की ये वाली वैल्यू रखेंगे तो दूसरा वाला ब्राइट फ्रिंज किस पोजीशन पर है वो आपको मिल जाएगा। x2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 रख देंगे, 2 डी लैम्डा बाई डी, यानी n इक्वल टू 2 पर आपको मिलेगा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। तो सेंट्रल पॉइंट O से जो ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं उनकी पोजीशन आप इस फार्मूले से बता सकते हैं। प्लस में अगर डिस्टेंस लिख रहे हैं मतलब ऊपर की बात हो रही है, माइनस में लिखेंगे नीचे चले जाएंगे, इसलिए आप इसको प्लस माइनस दोनों करके याद कर सकते हैं। यानी इस पॉइंट O से यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। कितनी कितनी डिस्टेंस पर, डी लैम्डा बाई डी। यहाँ से डी लैम्डा बाई डी ऊपर जाएंगे तब एक ब्राइट मिलेगा, और नीचे भी जाएंगे तब भी एक ब्राइट मिलेगा। अगला वाला ब्राइट कहाँ पर मिलेगा, तो उतना ही और जाना पड़ेगा, यानी 2 डी लैम्डा बाई डी, है ना। तो जितना यहाँ से गए थे उतना ही अगर और जाएंगे तो अगला वाला ब्राइट यहाँ मिलेगा, इसी तरह से नीचे भी आपको ब्राइट मिलेगा। क्लियर है। तो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन सेंट्रल पॉइंट O से पता करने का ये फार्मूला है, और सेंट्रल जो फ्रिंज है वो ब्राइट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंजेस का पोजीशन हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम यहाँ पर कर देते हैं क्या, डिस्ट्रक्टिव। तो जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, यानी कि जहाँ डार्क फ्रिंज बनेगा, अगर हम उसकी पोजीशन जानना चाहते हैं, डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन, कि सेंट्रल पॉइंट से किस किस पॉइंट पर डार्क बनेगा, तो सेंट्रल पर तो ब्राइट बना है, ये कंफर्म हो गया। अब इसके अलावा ब्राइट और डार्क कहाँ कहाँ बनेगा, तो nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन पाने के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है, इसको डार्क फ्रिंज का जो कंडीशन होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, उसके इक्वल रखना पड़ेगा। तो डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, 2n+1 लैम्डा बाई 2। और यहाँ से हम xn निकालेंगे, x का मतलब xn है, तो xn कितना आ जाएगा, d और 2n+1, अगर इस 2 से हम अंदर मतलब ये डिवाइड कर दें तो n+1/2 बन जाएगा। तो ये फार्मूला ना याद करने में आसान होगा इस तरीके से, d कैपिटल D
और जहाँ n आता था वहाँ क्या आएगा, n+1/2 आएगा इसको अंदर करने के बाद, और उसके बाद लैम्डा की जगह पर लैम्डा और अपान में d की जगह पर d। तो याद करना भी आसान हो गया। उसमें है dn λ/d, इसमें है dn+1/2 λ/d, और n की वही वैल्यूज आप रख सकते हैं। तो जब n की सबसे छोटी वाली वैल्यू रखेंगे 0, तो आपको मिलेगा d λ/d और इसके साथ में 2, यानी कि जब n की सबसे छोटी वैल्यू आप रखेंगे तो फर्स्ट जो आपको कह सकते हैं, जो फर्स्ट आपको डार्क मिलेगा वो फर्स्ट डार्क की पोजीशन क्या होगी। वैसे तो ये 0 रख रहे हैं, चलिए x0 ही सिंबल लेते हैं, सिंबल से कोई दिक्कत नहीं, आप समझते रहिएगा हम कह क्या रहे हैं। पहली वैल्यू रखेंगे तो पहला डार्क मिलेगा, दूसरी वैल्यू रखेंगे तो दूसरा डार्क मिलेगा। तो जब पहली वैल्यू रखेंगे तो जो पहला डार्क आएगा यानी x0 ही अगर हम यहाँ बोलें तो ये कितना आएगा d और ये λ/2d। जब ये वाली दूसरी वाली वैल्यू रखेंगे तो x1 मिलेगा, और x1 कितना आएगा, तो 1+1/2 दैट मीन्स 3/2। तो यही सब कुछ रहेगा, बस यहाँ पर 3 आ जाएगा, ये 2 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप अगली वाली वैल्यू रखिए, n की वैल्यू 2 रखिए, तो तीसरा वाला डार्क आपको मिलेगा और x2 सिंबल होगा, x2 = d। यहाँ पर हम रखेंगे कितना, 2 और 1/2 कितना, ये 5/2। यानी आप देखिए कि जो ब्राइट वाले आपको मिले थे वो कहाँ मिले थे, d λ/d पर, फिर 2d λ/d पर, और ये ब्राइट और डार्क वाले कहाँ मिल रहे हैं, d λ और d का आधा। मतलब जहां पर भी आपको ये ब्राइट मिला है ना, उसके बिल्कुल आधे पर ही आपको बीच में डार्क मिलेगा। और अगला वाला जहां ब्राइट मिला है, अगला वाला कहाँ मिला था, 2d λ/d पर, ये कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है 3/2। वो 2 था, ये 3/2 है। 3/2 मतलब 1.5, मतलब कि 2 से पहले, यानी कि यहाँ बीच में मिलेगा आपको डार्क। इसी तरीके से यहाँ पर भी इस ब्राइट से पहले बीच में मिलेगा डार्क, यहाँ पर भी मिलेगा डार्क, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए, ये जो भी सिचुएशन आपने देखा, डार्क फ्रिंज की पोजीशन और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला, मैं इसको बल्कि फिर से आपको, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया ना, ये मैं अलग से थोड़ा लिख देता हूं, आप इसको साफ साफ नोट कर लीजिए। ये तो समझने के लिए हो गया। तो जनरल पाथ डिफरेंस हो गया, और कंक्लूजन ये निकला कि जो सेंट्रल फ्रिंज है वो कैसा है, सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट होता है, ब्राइट के दोनों तरफ डार्क बनता है। तो अगर हम nth ब्राइट की पोजीशन की बात करें, nth ब्राइट की पोजीशन xn = dn λ/d, और nth डार्क की अगर हम बात करें, nth डार्क फ्रिंज की, तो nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन है xn = d, सिर्फ n की जगह पर n+1/2, और उसके बाद लैम्डा और अपान में d। दोनों जगहों पर n की वैल्यू वही है, फ्रॉम 0 to 3 4 एंड सो। ठीक है, अब ये जो फ्रिंजेज यहाँ पर मिले हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर, ओवरऑल अगर हम उसको अलग से दिखाएं तो आप कह सकते हैं कि ये सेंट्रल पॉइंट O है। सेंट्रल पॉइंट O पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा आपको ब्राइट। ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट बोला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्राइट है, यहाँ पर एक ब्राइट है। ठीक है, ये ब्राइट बोल सकते हैं, ब्राइट बोल सकते हैं। चलिए B1 B2, ये B0 है। इसके बाद नीचे भी आपको ब्राइट मिलेंगे, इसको भी आप B1 बोल सकते हैं, और इसको आप B2 बोल सकते हैं। और डार्क कहाँ मिले हैं, तो इस सेंट्रल पॉइंट के पहले जो यहाँ पर जो ब्राइट मिला था उसके बीच में ही आपको डार्क मिलेगा। डार्क 1 है ये है डार्क 2। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको डार्क मिलेगा, यहाँ पर भी आप डार्क मिलेगा। यानी आप सिंबल देखिए, अगर आप डार्क के केस में सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे तो आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। D0 बोलिए, इसको D1 बोलिए, नहीं तो आप बाद में एक डाउट भेजेंगे कि सर वहाँ पर D1 होगा कि D0 होगा। कहने का मतलब कि सबसे पहला डार्क, सबसे दूसरा डार्क, उसके बाद तीसरा डार्क, एंड सो ऑन। तो बीच में ब्राइट है, उसके बाद डार्क ब्राइट एंड सो ऑन, बीच में ब्राइट है, उसके बाद डार्क ब्राइट एंड सो ऑन। तो पूरे स्क्रीन पर आपको इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, किसी भी दो लगातार ब्राइट के बीच का या दो लगातार डार्क के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बीटा से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं फ्रिंज की विड्थ, है ना। क्योंकि अगर देखिए ये डार्क है और ये आपका डार्क है, तो दो लगातार डार्क के बीच का सेपरेशन या दो लगातार ब्राइट के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ इसका मतलब डिफरेंस या सेपरेशन कर लीजिए, सेपरेशन बिटवीन टू
कॉन्जिक्यूटिव भी बोलते हैं या सक्सेसिव बोल सकते हैं, 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, 2 लगातार ब्राइट या 2 लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, उसको हम बीटा से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका मतलब बीटा अगर आपको निकालना है तो 2 लगातार, जैसे n+1वां ब्राइट माइनस nवां ब्राइट है ना, n+1वां के पहले nवां ही आएगा, तो n+1th ब्राइट फ्रिंज और nth ब्राइट फ्रिंज के बीच का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम इसके लिए डैश वाला सिंबल यूज करें तो आप कह सकते हैं n+1 डैश माइनस xn डैश। तो n+1th डार्क और nth डार्क के बीच का सेपरेशन निकालेंगे तब भी क्या बोला जाएगा, फ्रिंज विड्थ। और दोनों जगहों से आप निकालेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा d लैम्डा बाई d। मतलब कि जो डार्क फ्रिंज यहां पर बनता है उसका विड्थ और जो डार्क ब्राइट फ्रिंज बनता है उसका विड्थ, दोनों का विड्थ सेम होता है। और अगर हम यहां पर इस तरीके से आपको समझाएं कि ये है आपका ब्राइट, ये है आपका डार्क, ये है आपका ब्राइट, ये है आपका डार्क, ये है आपका ब्राइट एंड सो ऑन, तो हर बार ये जो विड्थ आता है ये ब्राइट का, ये डार्क का, ये ब्राइट का हमेशा एकदम सेम होगा। जितना चौड़ा आपका ये डार्क वाला है उतना ही चौड़ा आपका ब्राइट होगा, फिर से उतना ही चौड़ा आपको डार्क मिलेगा, उतना ही चौड़ा ब्राइट मिलेगा, उतना ही चौड़ा फिर डार्क मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी ब्राइट और जितने भी डार्क होते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में उन फ्रिंजेज की विड्थ सेम होती है, और सेम विड्थ कितनी, d लैम्डा बाई d। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ बढ़ाने के लिए d की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, स्मॉल d की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यही हमने आपको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के केस में बताया था कि अगर आप चाहते हैं कि फ्रिंज वगैरह आपको क्लियर दिखे, स्पष्ट दिखे, तो इसके लिए ज़रूरी है कैपिटल D स्मॉल d से बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब स्क्रीन और स्लिट के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इनके बीच के स्लिटों के बीच की दूरी के कंपेरिजन में। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ डार्क एंड ब्राइट एंड फ्रिंज विड्थ का फार्मूला। हाँ, एक चीज़ और है, एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो विड्थ हमने निकाला है फ्रिंज विड्थ, ये है लीनियर फ्रिंज विड्थ, लीनियर। अगर हम इसी को एंगल के फॉर्म में बताएं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगा। यहाँ पर आपका ये स्लिट है ये, और यहाँ पर आपका मेन सोर्स S है, तो ये सोर्स S, ये S1, ये S2, और ये मान लीजिए इसका सेंट्रल पॉइंट। तो यहाँ से जब आप देखेंगे, मान लीजिए आप किसी 2 लगातार ब्राइट को देख रहे हैं, 2 लगातार ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को आप फ्रिंज विड्थ बोल रहे हैं, है ना। ये ब्राइट है मान लीजिए, तो ये है आपका फ्रिंज विड्थ बीटा। तो जब लेंथ के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो ये फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं लीनियर फ्रिंज विड्थ। किसका, डार्क का कि ब्राइट का, तो किसी का भी आप लीजिए सेम ही आएगा। लेकिन जब इसी फ्रिंज के विड्थ को, मतलब 2 लगातार ब्राइट या 2 लगातार डार्क के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम इस लेंथ के रिस्पेक्ट में बताने की बजाय एंगल के रिस्पेक्ट में बताएं, तो एंगल के रिस्पेक्ट में कैसे बताएंगे। देखिए एक फ्रिंज ये ब्राइट है और एक ये है, तो इसको इस पॉइंट से मिला लीजिए, इसको भी इस पॉइंट से मिला लीजिए, तो इनके बीच का ये लीनियर विड्थ है। लेकिन ये जो एंगल होगा उस एंगल को हम कह सकते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्योंकि इस 2 पॉइंट के बीच का सेपरेशन जितना ज़्यादा होगा उसी हिसाब से एंगल मिलेगा आपको। तो इस लीनियर विड्थ को हम एंगुलर विड्थ के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो फ्रिंज विड्थ ये है आपका लीनियर फ्रिंज विड्थ। अगर आप एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताना चाहते हैं तो ये एंगल बताना पड़ेगा। और ये ब्राइट या डार्क इतना नज़दीक बनते हैं कि ये वाली जो लाइन आपको ऐसे इंक्लाइंड दिख रही, वो लगभग जो डिस्टेंस है इनके बीच का कैपिटल D यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग उसी के इक्वल होता है। तो इसी वजह से फार्मूला लिखा जाता है, चूंकि आप जानते हैं एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, R। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत वैसे है नहीं। आप फार्मूला जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। तो ये आर्क का काम कर रहा है और ये रेडियस का काम कर रहा है। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क, यानी कि ये बीटा, और एक सेकेंड, हाँ, बीटा अपान रेडियस, और रेडियस कितना है, कैपिटल D। और बीटा के लिए फार्मूला भी आप, ये तो आपका रिलेशन हो गया है ना, ये देखिए रिलेशन हो गया लीनियर विड्थ और एंगुलर विड्थ के बीच का। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा इज इक्वल टू
बीटा अपान लीनियर फ्रिंज विड्थ अपान कैपिटल डी। और बीटा के लिए फार्मूला जो आपको पता है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये रख दिया और इस डी की जगह पर डी, इससे कैंसिल हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू या तो आप बीटा अपान डी इस्तेमाल करिए या लैम्डा अपान स्मॉल डी इस्तेमाल करिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ और उनके बीच का ये हुआ रिलेशन। इसके अलावा एक लास्ट चीज आपको देखना है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपको पैटर्न दिखाई देता है ये हमेशा ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये जो आपको पैटर्न यहाँ पर दिखाई देता है फ्रिंज विड्थ का, वो दो तरह का होता है। मतलब शेप ऑफ फ्रिंज विड्थ जो होता है, शेप ऑफ फ्रिंज विड्थ, शेप ऑफ फ्रिंज विड्थ। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में जो फ्रिंज विड्थ फ्रिंज का जो शेप होता है, शेप ऑफ फ्रिंज दो तरह का होता है। एक तो नॉर्मली जो आप पढ़े होंगे हाइपरबोलिक, क्लास 12th में यही दिया रहता है। लेकिन एक और केस होता है ये सर्कुलर भी पॉसिबल है, इसको थोड़ा आप याद रख लीजिए। तो हाइपरबोलिक उस केस में होता है जैसा हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया था कि हमारा ये जो स्लिट है उसके सामने हमारा स्क्रीन हो, दैट मीन्स एकदम पैरेलल हो। तो जब हमारा स्लिट और हमारा स्क्रीन दोनों पैरेलल हों, है ना, स्लिट और स्क्रीन दोनों पैरेलल हों, तो जो हमको पैटर्न दिखता है वो पैटर्न कैसा होता है, तो वो हाइपरबोलिक होता है। हाइपरबोलिक का मतलब समझते होंगे आप, ये हाइपरबोलिक इस टाइप का पैटर्न आपको दिखता है। ये सेंट्रल ब्राइट है, उसके बाद ये ब्राइट 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 और इसके बीच में डार्क डार्क। ठीक है, तो इस तरह के शेप का मिलता है, लेकिन हम छोटा सा पार्ट उसका कंसीडर करते हैं तो हम उसको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाते हैं। तो हाइपरबोलिक फ्रिंज आपको मिलेगा जब आपका स्लिट और स्क्रीन बिल्कुल पैरेलल होगा। लेकिन अगर स्लिट और स्क्रीन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, परपेंडिकुलर का मतलब कि अगर ये आपका स्लिट है और स्क्रीन इधर नहीं, स्क्रीन यहाँ ऊपर रखा हुआ है या यहाँ नीचे रखा हुआ है ऐसे, तो अगर ये स्लिट है S1 और ये S2 और स्क्रीन आपका ऊपर या नीचे है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो जो आपको फ्रिंज दिखेगा वो सर्कुलर दिखेगा। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। शेप ऑफ फ्रिंज in case of Young's double slit experiment may be either hyperbolic or circular depending upon the orientation of the screen and the slit. स्लिट और स्क्रीन दोनों पैरेलल हैं तो हाइपरबोलिक, स्लिट और स्क्रीन दोनों परपेंडिकुलर हैं तो सर्कुलर फ्रिंज आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा है आपका, दिस इज ऑल अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बाकी अगर कुछ भी मिस होता है तो न्यूमेरिकल के साथ हम लोग उसको सीखेंगे, याद करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। दो और टॉपिक अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रिजनल बाइप्रिज्म में दो एक फार्मूले हैं और थिन फिल्म से जब इंटरफेरेंस होता है उसका भी एक फार्मूला है। तो जो फ्रेस्नल बाइप्रिज्म होता है वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट का एक एग्जाम्पल है, आपने पीछे देखा। यानी इसमें भी वही रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन में से भी कोई एक फिनोमेना हो रही होगी, उन तीनों में से एक। तो वेवफ्रंट के डिवीजन पर बेस्ड ये एक कोहेरेंट सोर्स को प्राप्त करने का एक तरीका है जिससे हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्राप्त कर सकते हैं। बाइप्रिज्म नाम क्यों रखा गया है, फ्रेस्नल साइंटिस्ट का नाम बाइप्रिज्म क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें दो दो प्रिज्म को फेस टू फेस या बैक टू बैक कनेक्ट किया जाता है। तो प्रिज्म आप जानते हैं ना, इस टाइप का प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म होता है, ये इसका बेस है। तो अगर एक और प्रिज्म हम ले लें और उसको इसी के साथ ऐसे कनेक्ट कर दें, और जो मॉडिफाइड इसका डायग्राम बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं ये ऊपर एक प्रिज्म है, इसको प्रिज्म की तरह सपोज कर सकते हैं, प्रिज्म की तरह इफेक्ट दिखाएगा, नीचे भी एक प्रिज्म है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है बाई प्रिज्म। दो प्रिज्म की तरह, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे दो प्रिज्म को बैक टू बैक या बेस टू बेस कनेक्ट कर दिया गया है। खास बात यह है कि इन दोनों प्रिज्म का ये जो प्रिज्म एंगल होता है वो बहुत ही कम होता है, ये लगभग 30 to 40 मिनट होता है, डिग्री नहीं मिनट, मतलब आधा डिग्री से भी कम या उसके आसपास होता है ये एंगल। मतलब ये थिन प्रिज्म है। तो थिन प्रिज्म, जब दो थिन प्रिज्म को बैक टू बैक या फेस टू फेस कनेक्ट कर दिया जाता है तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बाई प्रिज्म। बाई प्रिज्म की हेल्प से भी हम कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर सकते हैं बाई यूजिंग द डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट। होता क्या है इसमें, यहां पर एक हम सोर्स रखते हैं, मान लीजिए ये कोई मुख्य सोर्स S है, और ये जो मुख्य सोर्स S है, यहां से सपोज कि एक लाइट यहां जा रही है और यहां पर जा रही है। तो चूंकि आप जानते हैं कि प्रिज्म की खास बात है कि प्रिज्म के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तो उसको बेस की तरफ बेंड कर देता है। तो ये प्रिज्म क्या करेगा, इस लाइट को अपने, यहाँ पर मान लीजिए स्क्रीन है, इस लाइट को अपने बेस की तरफ ये बेंड करेगा, ऐसे जाएगी।
ये वाला प्रिज्म भी इस लाइट को अपने बेस की तरफ बेंड करेगा, ऐसे जाएगी। और ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज, अब चूंकि देखिए यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो या फिर डिफ्रैक्शन हो, ये तीनों जिसमें भी होते हैं वो डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर बेस्ड होता है। तो ये डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर बेस्ड है। कोहेरेंट सोर्स आपको मिल गए। कहाँ मिले कोहेरेंट सोर्स? देखिए मुख्य सोर्स यहाँ पर है। ये जो लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर यहाँ जा रही है, जब आप इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट से जा रही है। इसी तरीके से ये वाली लाइट को भी जब आप पीछे करेंगे तो आपको लगेगा कि ये लाइट यहाँ से जा रही है, S1 एंड S2। यानी एक ही सोर्स है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, ऐसा लगता है कि दो वर्चुअल सोर्सेस हैं जिनसे ये लाइट रे आ रही हैं और दोनों एक दूसरे से सुपर इम्पोज हो रही हैं। स्क्रीन पर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो कोहेरेंट सोर्स, दो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स प्राप्त कर लिए और इनका इंटरफेरेंस पैटर्न हमको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? तो इसकी हेल्प से हम किसी भी ये जो लाइट इंसिडेंट हम कर रहे हैं उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वैसे तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता था बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। अगर हमको इन चारों में से कोई भी 3 क्वांटिटी पता चल जाए तो हम लैम्डा तो निकाल ही सकते हैं। तो किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट का अगर हमको वेवलेंथ निकालना है तो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हैं। हम फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म भी यूज कर सकते हैं। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के केस में भी जो हमको यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है उसका फार्मूला इसी टाइप का होता है, उसके भी फ्रिंज विड्थ का फार्मूला सेम होता है। बस एक डिफरेंस होगा कि यहाँ पर डी और स्मॉल डी की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि इस मुख्य सोर्स और प्रिज्म के बीच का डिस्टेंस है ए, प्रिज्म और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है बी, और इन दोनों वर्चुअल सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस वही है जो पहले हम लेते थे। तो कुल मिला के अब ये जो B है यहाँ पर, ये कैपिटल D की अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ जो कैपिटल D हम लिखते थे उस कैपिटल D की जगह पर अब क्या लिखना पड़ेगा? A प्लस B, है ना। स्लिट, ये स्लिट है ना, स्लिट और स्क्रीन के बीच का टोटल डिस्टेंस कैपिटल D, और दोनों स्लिट्स के बीच का वर्चुअल जो स्लिट यहाँ पर है या सोर्स है उनके बीच का सेपरेशन कितना आता है? तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन डेरिवेशन किया जाता है, तो वो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है। 2a म्यू माइनस 1 इंटू 2a म्यू माइनस 1, एक सेकेंड, हाँ, म्यू माइनस 1 इंटू ए। थिन प्रिज्म के डेविएशन के लिए जो फार्मूला होता है ये वहीं से कैलकुलेट किया गया है। इसमें डायग्राम को एनालिसिस करने के बाद डेविएशन एंगल जो डेल्टा यहाँ पर आएगा उसमें और इस डी में रिलेशन निकाला गया है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। कैपिटल डी इक्वल टू ए प्लस बी रख दीजिए और स्मॉल डी इक्वल टू 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए रख दीजिए, जहाँ पर ए क्या है? ये प्रिज्म एंगल है और म्यू क्या है? इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ए आप जान ही रहे हैं स्लिट और प्रिज्म के बीच का सेपरेशन है। तो आपको फ्रिंज विड्थ का फार्मूला बन जाएगा बीटा इक्वल टू ए प्लस बी लैम्डा अपान 2a म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की हेल्प से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ निकाल सकते हैं अगर हमको ये सारी डिस्टेंस और इस फ्रिंज का विड्थ पता हो। फ्रिंज विड्थ का ये फार्मूला याद रख सकते हैं, आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। किस पर बेस्ड है ये? डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर बेस्ड है या डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पर? तो रिफ्रैक्शन की फेनोमेना हो रही, डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर बेस्ड है। ठीक है, जो कोहेरेंट सोर्स यहाँ पर है वो कौन लोग कोहेरेंट सोर्स का काम कर रहे हैं? तो ये जो भी रेज यहाँ से जा रही हैं इनका जो कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज ही यहाँ पर कोहेरेंट सोर्स का काम कर रहा है, जिसके इंटरफेरेंस से यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न हमको, फ्रिंज हमको दिखाई देता है। ठीक है ना। तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में इतना ही आप याद रखिए, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट और इसका फिर डेरिवेशन वगैरह करने का यहाँ पर टाइम नहीं है, और भी चीज़ें हमको पढ़नी है, तो इसको नोट कर लीजिए। लास्ट पॉइंट आपको थिन फिल्म का बता दें। थिन फिल्म का, थिन फिल्म का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई एक बहुत ही पतला सा लेयर हो, उसी को हम बोलते हैं थिन फिल्म। और मान लीजिए कि थिन फिल्म के केस में, थिन फिल्म मान लीजिए ये कोई ग्लास का थिन फिल्म है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इसकी जो थिकनेस है वो है टी, इसकी जो थिकनेस है वो है टी। थिन फिल्म है ये, ग्लास फिल्म। इसके ऊपर जब लाइट आके इंसिडेंट होती है तो क्या होता है? कुछ हिस्सा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है
और कुछ हिस्सा आप चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको मोटा बना रहे हैं, है तो बहुत ही पतला, लेकिन इस डायग्राम को और क्लियर रखने के लिए थोड़ा मोटा बना रहे हैं। आप देखिए ये हुआ हमारा नॉर्मल, ये हुआ इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ से कुछ रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन आपको ये देखना है कि रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो किधर जाएगा, रेयरर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, है ना। तो ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अब देखिए ये रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पर फिर से यहाँ इंसिडेंट होगा, फिर से इसका कुछ हिस्सा यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ हिस्सा अगले मीडियम में चला जाएगा, और रेयरर डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। और ये वाली जो रे यहाँ पर जा रही है, इसका कुछ हिस्सा, अब डेंसर टू रेयरर जा रही है तो डेंसर टू रेयरर जाने का मतलब कि किधर जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी और इस तरीके से ये आगे बढ़ जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। और कुछ हिस्सा यहाँ से भी फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी इधर से बाहर तो निकलेगा ही, साथ में कुछ इधर भी लौटेगा और वो फाइनली ऐसे बाहर निकलेगा। यानी कि जो ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है थिन फिल्म के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है। पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, दैट मीन्स डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी। तो ये डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी पर बेस्ड है आपका थिन फिल्म। जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं और जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, अगर हम आगे इधर लेंस वगैरह लगा दें तो फिर ये दोनों एक दूसरे से आके इंटरफियर करेंगी, हमको स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगा। इसी तरह से हम इनको भी इंटरफियर करा सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में भी इंटरफेरेंस होता है और रिफ्रैक्टेड रेज के बीच में भी इंटरफेरेंस होता है, बट फार्मूला दोनों के लिए अलग है। तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर हम उनके लिए बात करें, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए बात करें, तो रिफ्लेक्टेड रेज के लिए पाथ डिफरेंस आता है, जैसे हमने यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट में आपको बताया पाथ डिफरेंस, वही आप यहां भी याद रखिए, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2। रिफ्लेक्टेड दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस। रिफ्रैक्टेड रेज के लिए अगर बात करें, रिफ्रैक्टेड रेज के लिए, तो रिफ्रैक्टेड रेज के लिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ठीक है, तो 2 म्यू टी कॉस आर ये जो ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड रे हैं उनके लिए पाथ डिफरेंस है, और 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रेज के लिए पाथ डिफरेंस है। यानी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो पाथ डिफरेंस होता है वो, और रिफ्रैक्ट होने पर जो पाथ डिफरेंस होता है वो, दोनों में ये लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे में इतना एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, अगर यही पाथ डिफरेंस हम n लैम्डा के इक्वल कर दें तो ब्राइट फ्रिंज का हमको कंडीशन मिल जाएगा। इसी को अगर हम 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर दें तो डार्क फ्रिंज का कंडीशन हमको मिल जाएगा। तो यानी अगर हम मैक्सिमा की बात करें, या कह लीजिए ब्राइट फ्रिंज की हम बात करें, या कह लीजिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात करें, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप जानते हैं कि पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, तो 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n लैम्डा के इक्वल। इसको उधर ले जाइए, क्या बनेगा, लैम्डा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में आएगा n-1/2, यानी आप इसको लिख सकते हैं 2n-1 और यहाँ लैम्डा बाई 2, है ना। और 2n-1 का मतलब होता है ऑड, तो ऑड नंबर का अगर लैम्डा बाई 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो डार्क फ्रिंज का कंडीशन होता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन होता था। तो यहां पर 2n-1 लैम्डा बाई 2, यानी कि ऑड नंबर का लैम्डा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये जो 2 म्यू टी कॉस आर के इक्वल है, ये ऐसा लग रहा है देखने में जैसे हम डार्क का कंडीशन लिख रहे हैं, लेकिन हम ब्राइट का लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों, वैसे तो हमने ये ब्राइट का ही केस इस्तेमाल किया था, बट ये लैम्डा बाई 2 जब इधर जाता है, ये जो एडिशनल पाथ डिफरेंस आया है, इस लैम्डा बाई 2 के इधर ले जाने से ये ऐसा बन गया जैसे डार्क के केस में होता था। और इसको अगर हम 2n-1 लिख रहे हैं तो n की वैल्यू हमको 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑड नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2n-1 की जगह पर 2n+1 लिख दे रहे हैं। बस हम इतना बता देंगे इसमें कि n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी,
1 से स्टार्ट होगी। अगर हम 2n-1 लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चूंकि हम हमेशा से +1 का केस लेते आए हैं, इसलिए यहाँ पर -1 मतलब ऑड का ही केस मिल रहा है, बस ये वैल्यू का रेंज चेंज हो रहा था, तो हमने उसको रिप्लेस कर दिया 2n+1 λ/2 से। तो आप ध्यान रखें 2 μt cos r = 2n+1 λ/2। ऐसा देखने में लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रेज में ये डार्क फ्रिंज का कंडीशन लिख रहे हैं, लेकिन ये ब्राइट का कंडीशन है, ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐसा आया है। ठीक है, ये ब्राइट का है। और डार्क का अगर हम लिखें, यहीं पर हम डार्क का भी लिख लेते हैं, तो डार्क का मतलब कि मिनिमम इंटेंसिटी, या फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो उसमें 2 μt cos r + λ/2 किसके इक्वल होगा? तो आप पीछे पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस सबसे पहले टॉपिक में। डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 2n+1 का λ/2 मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे λ/2, ये λ/2, ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? ये आ जाएगा आपका 2 μt cos r = n लैम्डा बचेगा सिर्फ। तो इस n लैम्डा को देखकर लग रहा है कि हम डार्क ब्राइट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम डार्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्टेड रेज के लिए 2 μt cos r की जो वैल्यू आती है वो ब्राइट के लिए डार्क की तरह आती है और डार्क के लिए ब्राइट की तरह आती है। ट्रांसमिटेड में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल रहता है, क्योंकि इनका पाथ डिफरेंस, ये जो पाथ डिफरेंस है 2 μt cos r, ये n लैम्डा के इक्वल अगर है तो इसका मतलब ये ब्राइट की बात हो रही है, जैसे इसमें था ब्राइट की बात हो रही है। और डार्क की बात करेंगे तो डार्क के केस में जो है उसके इक्वल लिख दीजिए 2 μt cos r = यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n+1 λ/2। ठीक है, तो ट्रांसमिटेड रे के लिए डार्क और ब्राइट का कंडीशन अलग है, रिफ्लेक्टेड रे के लिए डार्क और ब्राइट का कंडीशन अलग है फॉर थिन फिल्म। किस पर बेस्ड है? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट पर। तो पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन यानी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या डिवीजन ऑफ इंटेंसिटी है। ये λ/2 क्यों आया है? तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी अगर आप बीएससी के लेक्चर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक अलग से यूनिट बना हुआ है बीएससी का यूनिट, जो पेपर सेकंड यूनिट 4 है, उसमें हमने लेक्चर में डिराइव किया है फ्रेस्नेल इक्वेशन, वहाँ पर हमने डिराइव किया है। उसमें आपको पता चलेगा कि ये फेज चेंज आ जाता है। कितने का फेज चेंज आ जाता है? पाई का। ये पाथ डिफरेंस है ना, तो आप जानते हैं कि 2 पाई जो फेज डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट होता है? लैम्डा के, एक वेव के लिए। तो अगर हम λ/2 की बात कर रहे हैं तो λ/2 का मतलब यहाँ पर क्या आएगा? पाई आएगा। तो रिफ्लेक्टेड जो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं उसमें कुछ एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाता है λ/2, या एडिशनल फेज डिफरेंस आ जाता है पाई का। ठीक है, और ये दोनों इस तरीके से आगे जाके इंटरफियर कर सकते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न हमको दिखाई देगा। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला, पाथ डिफरेंस का जनरल फार्मूला फॉर ट्रांसमिटेड रे और फॉर रिफ्लेक्टेड रे। और उसके बाद बाकी ये वाला केस तो आप जानते ही हैं, एकदम शुरुआत में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और, एक सेकेंड, लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं यहीं पर। ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, यहाँ पर 2 स्लिट थे ना, S1 और S2। तो आपने देखा कि ये S1 से S2 से दोनों रेज जाके ओवरलैप हो रही हैं, यहाँ पर आपको फ्रिंज दिखाई दे रहा है। तो अगर हम मान लीजिए इसी के बीच में टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख दें तो फ्रिंजेज की पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे ऊपर वाली, अगर रे के ऊपर वाली जो रेज आ रही है, अगर हम S1 से वहाँ पर रखेंगे तो फ्रिंजेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। नीचे वाली ये जो रेज आ रही है वहाँ पर रखेंगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। कितना शिफ्ट हो जाती है? तो वो शिफ्ट आप याद रखिए, इसको हम लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, और ये होता है D। लैटरल शिफ्ट = होता है D μ-1 T/d, जहाँ पर म्यू क्या है? उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, T है उसकी थिकनेस, कैपिटल D है स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, और स्मॉल d जो है दोनों स्लिट्स के बीच का सेपरेशन। ठीक है, तो D μ-1 T/D, ये है लैटरल शिफ्ट। तो फ्रिंज की पोजीशन में लैटरल शिफ्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये फार्मूला भी याद रखना चाहिए, कई बार तो सिर्फ फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया, लंबा लेक्चर हो गया, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक पूरा खजाना भरा हुआ, फार्मूला भरा हुआ है। तो सारे फार्मूले आप नोट कर लीजिए, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि भूलता बहुत ज़्यादा है।
और नेक्स्ट लेक्चर में 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं, न्यूटन्स रिंग, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वो 15 से 20 मिनट में खत्म करेंगे। उसके बाद बाकी के टाइम में हम इस पूरे इंटरफेरेंस को कवर करते हुए प्रीवियस ईयर और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।